एवरीवन, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू अनंत फैमिली। आज की डेली न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो से एक नई चीज हम अपने चैनल पे देखेंगे हम सब मिल करके कि पहले मैं एक एक आर्टिकल को आपके साथ शेयर करती थी, अब मैं एक एनालिसिस लेके चलूंगी जिसमें द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को मैं ऐड करूंगी जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। इसके अलावा भी जो भी आर्टिकल्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे जो स्पेशली फाइनेंस को लेकर के, वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। और इसके बाद एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी एज पर रिक्वेस्ट बाय द कैंडिडेट्स, वो होगा हिंदू एडिटोरियल को लेके, बिकॉज यूजुअली हम सबको एडिटोरियल देखने में तो इंटरेस्टिंग होते ही है वो, बट समझ में नहीं आते। सो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। सो अभी शुरू करते हैं इस आर्टिकल को जिसमें नेपाल में एक बड़ा चेंज हुआ है, उसको समझते हैं। सो ड्रामेटिक ब्रेकअप एंड सरप्राइज लिंकअप एज नेपाल गेट्स न्यू पीएम। सो नेपाल में नए प्रधानमंत्री का चयन हुआ है। ड्रामेटिक वी ऑल नो, एक नया ड्रामेटाइज तरीके से एक नया ब्रेकअप हुआ है, एक ब्रेक थ्रू हुआ है वहां पे, और सरप्राइज भी है क्योंकि जो पीएम बने हैं वो रोटेशनल, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, रोटेशनल बेसिस, मतलब पहले भी 2 बार बन चुके हैं, दोबारा से पीएम बने और क्या चेंजेस आए उसके बारे में फटाफट समझते हैं। प्रचंड ब्रेक्स, जिनको प्रचंड भी बोलते हैं, इनका जो नाम है पुष्प कमल दहल, ये कोई पुराना नया नाम नहीं है, पुराना नाम है पुष्प कमल दहल, और इनको वहां प्रचंडा के नाम से भी जानते हैं। रैंक्स विद ड्योबा लेड, ड्योबा जो वहां के 5 बार, ड्योबा मतलब जो वहां के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका लास्ट नेम ड्योबा है, और उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने हटाया, ब्रेक्स रैंक मतलब उनको हटा करके, विद ड्योबा लेड रूलिंग कोलिशन, जिनका गठबंधन था उसको हटा करके उन्होंने पीएम की पोस्ट को हासिल किया है। टू शेयर पावर विद ओली ऑन रोटेशनल बेसिस, क्योंकि ये उनको सपोर्ट किसने दिया? मिस्टर ओली ने, जो पहले पीएम रह चुके हैं नेपाल में, इसलिए इसको रोटेशनल बेसिस की पावर या फिर शेयर पावर में वो आगे लेके जाएंगे, ये बात कही जा रही है। और वैसे भी जो वहां पे नेपाल में जो ये तख्ता पलटे पावर चेंजेस है, कोई नई चीज नहीं है, ये काफी समय से एग्जिस्टेंस में रही है और इसकी वजह से कई बार वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस को भी देखा गया है। सो आज देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो पुष्प कमल दहल प्रचंडास एसेंशन मतलब होता है जो उठाव, मतलब चढ़ाई कर देना या उसको उठा देना। टू द पोस्ट ऑफ नेपाल पीएम फॉर द थर्ड टाइम फॉलोड अ डे, फिर थर्ड टाइम, तीसरी बार, followed a day of phase-paced developments in the country's capital. President Vidya Devi Bhandari, जो भी president है वहाँ पे, Vidya Devi Bhandari had called any member of the House of Representative who can garner a majority with the support from 2 or more parties to submit a claim for the PM's post by 5 p.m. on Sunday. Prachanda submitted the claim बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। सो वहां पे एक तरीके का आपस में जो डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद मिसेस प्रेसिडेंट ने बुलाया रिप्रेजेंटेटिव्स को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, कि कोई आके अपनी पावर को साबित करे, और मिस्टर दहल ने उसको प्रूव किया। अर्लियर इन द डे ही वॉकड आउट ऑफ द नेपाली कांग्रेस, एनसी भी बोलते हैं इसको, नेपाली कांग्रेस, लेड 5 पार्टी अलायंस आफ्टर पीएम एंड नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा, इनकी बात हो रही है, एनसी प्रेसिडेंट है शेर बहादुर देउबा, रिजेक्टेड हिज बिड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन द फर्स्ट राउंड, उन्होंने रिजेक्ट किया इस बिड को पहली बार में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। देउबा एंड प्रचंडा हैड अर्लियर रीच्ड अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग टू लीड द न्यू गवर्नमेंट ऑन अ रोटेशनल बेसिस, उनके बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई थी। टैसिट का मतलब होता है मौन रह के, कम अल्पभाषी। सो देउबा एंड प्रचंडा हैड अर्लियर रीच्ड अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई मौन मतलब कम अंडरस्टैंडिंग थी, टू लीड द न्यू गवर्नमेंट ऑन अ रोटेशनल बेसिस। वो चाह रहे थे कि नई जो सरकार बनी वो रोटेशनल बेसिस से, मतलब पिछली ही किसी पार्टी से आने वाली सरकार बनी या उनका मेंबर ही पार्लियामेंट में जाए और पीएम बने। ड्यूरिंग टॉक्स विद प्रचंडा ऑन संडे मॉर्निंग एट द पीएम हाउस, नेपाली कांग्रेस हैड स्टेक्ड claim for both the key post of president and PM. So क्या हुआ? During talks with प्रचंडा on Sunday को जो बात हुई मिस्टर दहल से, morning at PM house, नेपाली कांग्रेस had asked claim for both the key post of president and PM. वो चाहते थे कि नेपाली कांग्रेस से ही प्रेसिडेंट भी हो और पीएम भी हो, which प्रचंडा had rejected, उनको रिजेक्ट कर दिया मिस्टर दहल ने, resulting in failure of talks. Maoist
sources said. The NC National means Nepali Congress offered the post of speaker to the Maoist party. उनको जो पोस्ट मिली थी मिस्टर दहल को वो स्पीकर की पोस्ट ऑफर करी गई, which was rejected by Prachanda. The alliance has broken. alliance मतलब जो जोड़ था आपस में साथ, alliance मतलब गठबंधन, आप कोalition को भी गठबंधन कहते हैं, alliance मतलब साथ में काम करना. The alliance has broken as the last minute talks between Dioba and Prachanda failed to strike a deal. उनकी भी जो डील थी वो खत्म हो गई और after talks with Dioba failed, Prachanda reached the private residence of CPN UML chairman Oli to seek his support to become PM. यहाँ ये टर्निंग पॉइंट है, जब उनको सपोर्ट नहीं मिला और उनको एक पोजीशन दी गई नेपाली कांग्रेस से स्पीकर की, तो उन्होंने इसके बाद मिस्टर ओली के पास हो गए जो CPN कम्युनिस्ट पार्टी UML के चेयरमैन है, उन्होंने उनसे सपोर्ट मांगा. He was joined by the leaders of other smaller parties. Prachanda has the support of 168 lawmakers in the 275 member house. उनको सपोर्ट है 160 लॉ मेकर्स का, नियम बनाने वाले जो होते हैं लॉ मेकर्स में पार्लियामेंट मेंबर्स इन द 275 मेंबर हाउस, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया. नेपाली कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टी इन 89 सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो इस तरह से उनका जो सपोर्ट दिया ऑल इन ने. नाउ उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सीट्स वगैरह नंबर्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं. Now, no party in 275 member House of Representative has 138 seats. सबसे ज्यादा सीट्स उन्हीं के पास थी. Required to form a government. तो उन्होंने क्या किया, जब उनको ओली ने सपोर्ट किया तो उन्होंने जाके पार्लियामेंट में अपनी पावर को प्रूव किया. The swearing in ceremony of the newly appointed PM will take at 4 PM Monday. आज 4 बजे उनको जो है पोजीशन मिलेगी, सेरेमनी है उसके लिए, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफिस. ठीक है. प्रचंडा 68 इज सीन एज प्रो चाइना. अच्छा हाँ, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो प्रो चाइना है, मतलब प्रो का मतलब होता है समर्थन में. सो मिस्टर ओली जिनसे उन्होंने सपोर्ट लिया और मिस्टर दहल दोनों ही प्रो चाइना है या चाइना समर्थक है. ये समझने वाली बात होगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. He has in the past said a new understanding with India needs to be developed on the basis of change scenario in Nepal and after addressing all out outstanding issues. तो उन्होंने जो चेंज होगा वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे हम अभी फिलहाल प्रेजेंट में चाइना से LAC पे जो टेंशन चल रही है उसमें नेपाल का क्या रोल होगा ये समझने वाली बात है. इसमें कुछ एजेंडास को रेफर किया गया, लाइक रिवीजन ऑफ 1950 फ्रेंडशिप ट्रीटी एंड रिजॉल्विंग काला पानी एंड सुस्ता बॉर्डर इश्यूज. मेन जो है वो 1950 का फ्रेंडशिप ट्रीटी है, रिजॉल्विंग काला पानी एंड सुस्ता बॉर्डर इश्यू डिस्प्यूट इसमें है. इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस ये भी इसमें है, और 1950 की तो मैंने बोल ही दिया. द बेडरॉक ऑफ द स्पेशल relation between the two countries. In recent years, Prachanda, however, said India and Nepal need to address diplomatically some of the issues left by history, जिसको आगे देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व करते हैं. His main backer KP Sharma Oli is also known for his pro-China stance, जैसे मैंने कहा. As a Prime Minister, Oli last year claimed that efforts were being made to oust him after his government withdrew Nepal's political map by the incorporating 3 strategically key Indian territories, a move that strained ties between India and two countries. Because नेपाल के साथ जो इंडिया की जो पोजीशन है वो बिग ब्रदर की पोजीशन रही है, स्पेशली जब भी इंडिया के आसपास के देशों को, जो नेबरहुड के देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ, स्पेशली नेपाल के साथ, नेपाल फिर होता है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ इवन देन भूटान, यस भूटान, इन सब देशों के साथ इंडिया को ऐसे बिग ब्रदर की पोजीशन पे देखा जाता है कि उसको ठीक है छोटे देश है करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए. बट ये जो इन देशों पे जब पावर चेंज होती है तो उससे हमें भी इफेक्ट पड़ता है. लाइक यहाँ इस बॉक्स में जो लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रचंडा 68 इज सीन एज प्रो चाइना. हिज मेन बैकर और इज ऑल्सो नोन फॉर प्रो चाइना स्टेंस. स्टेंस का मतलब होता है, स्टांस का मतलब पोजीशन. एज अ प्राइम मिनिस्टर ओली लास्ट ईयर क्लेम दैट एफर्ट वर बीइंग मेड टू आउट हिम, को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए गए आफ्टर हिज गवर्नमेंट रिड्रू नेपाल्स पॉलिटिकल मैप बाय दोबारा ड्रॉ कर दिया उन्होंने पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल by incorporating 3 strategically key Indian territories, a move that strained ties between the two countries. क्योंकि वहां की जो बॉर्डर पे एक हमने एम्बैंकमेंट बनाया, उसे बोलते हैं महाकाली, एक रिवर है, वहां पे भी एक एम्बैंकमेंट इंडिया ने बनाया जिसको लेकर नेपाल को इश्यू है, उसको भी यहाँ पे रेफर करा जा सकता है क्योंकि उसको लेकर के भी इंडिया नेपाल के बीच इश्यू रहा है. इंडिया हैड टर्म्ड एज untenable
the artificial enlargement of the territorial claims by Nepal after its parliament unanimously in 2020 approved by the new political map of the country, featuring Lepu Lake, Kalapani, and लिम्पिया धुरा एरिया विच इंडिया मेंटेन्स बिलोंग टू इट. सो इन्होंने 3 जो लिपु लेक, काला पानी से मैंने बोला, लिपु लेक, काला पानी, और इन्होंने लिम्पिया दुरिया एरिया जो है, लिम्पिया दुरिया, इसको भी उन्होंने अपने मैप में दिखाया. उसको क्लेम करने की बात है. जो वो बोल रहे हैं कि विच इंडिया मेंटेन्स बिलोंग टू इट, जो इंडिया मेंटेन कर रही है वो हम, और वो जो एरिया है वो हमारे कवरेज में आता है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन्स बिलोंग टू इट. तो उसको लेकर के भी कुछ डिस्प्यूट है. जो इस सत्ता पलटने के बाद वो कैसा स्टेप लेते हैं वो देखने वाली बात होगी. ऑलराइट, तो ये पहला आर्टिकल था. उसके बाद सेकेंड आर्टिकल हमारे पास है यहाँ से, चाइना से, कि रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर सेफ्टी ग्रोथ ऑफ टाइज. अभी आज की न्यूज है, जिसमें उन्होंने, चाइना ने बोला है कि हम इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है. स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज, स्टेडी मतलब स्टेडी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे ग्रोथ के रास्ते को या जोड़ को, गठबंधन को, टाइज को हम बनाने के लिए तैयार है. Both countries committed to upholding stability in border areas and have maintained communication through various channels. Minister ने ऐसा बोला. Now, Chinese Foreign Minister Wang Yi said on Saturday that China was ready to work with India for the steady and sound growth of bilateral ties, and two countries were committed to upholding stability in the border areas. ठीक है. Addressing a symposium on the international situation on China's foreign relations 2022, Mr. Wang said both countries had maintained communication through diplomatic and military channels. जैसा कि हमारी सेना ने भी कहा था कि हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं. वहां इतना डिस्प्यूट, मतलब वो चाइना तो चाह रही है वहां पे वो एक बॉर्डर बना रहे हैं. एक जैसे मैंने पहले आर्टिकल में कहा था कि वो मॉडल विलेज बना रहे हैं वहां पर, जैसे कि उनकी पकड़ बैठ सके. तो हम भी वहां पे अब रोड बना रहे हैं, हम भी वहां टनल्स बना रहे हैं. Now, China and India have maintained communication through the diplomatic and bilateral military channels, and both countries are committed to upholding stability in the border areas, said Mr. Wang, who has been elevated to the ruling Communist Party of China (CPC) high-power political bureau during the recent party congress. ठीक है. Now, इस बॉक्स में देखते हैं, कंटिन्यूएशन में ये चीज है. Mr. Wang also, he stands ready to work with India in the direction towards steady and sound growth. Mr. Wang also with National Security Advisor Ajit Doval is the special representative of the Indian-China boundary mechanism, which has remained dormant in the present set of border standoff. In this lengthy address on China's diplomatic work, Mr. Wang focused more on China's troubled ties with the US and burgeoning relations with Russia despite the Ukraine war. तो अभी फिलहाल जो चाइना का कंसंट्रेशन है वो यूएस के साथ भी है, ट्रबल जो उनके साथ हो रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं वो. लेंदी एड्रेस उन्होंने जो एड्रेस किया चाइना का डिप्लोमेटिक वर्क, जो भी उनका राजनयिक कार्य है, उन्होंने यूएस के साथ बोला. उन्होंने रशिया के साथ उनका जो इशू चल रहा है वो उसके रशिया पे जो उनका डिस्प्यूट है, बॉर्डर्स जो उनकी पॉलिसी को लेकर के उसकी बात हो रही है, और यूक्रेन वॉर जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है उसके बीच उनके पॉलिटिकल टाइज कैसे हैं उसको लेकर भी उनकी बात चल रही है. So lots of things going on because this is from Beijing news agency. तो वो अपने end की बात इसमें बोली गई है. Mr. Wang briefly touched on India-Russia relationship that have been bogged down since April 2020 when China tried to move a large number of its troops to dispute area in Eastern Ladakh. 2020 अप्रैल में उन्होंने ऐसा किया था सियाचिन में, जो वहाँ के इलाके में हथियाने की जो कुछ फिर भी घुसपैठ की कोशिश की थी उसको वो रेफर कर रहे हैं. बॉग डाउन, रिलेशनशिप खराब हुआ वहां से, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग मिलिट्री स्टैंड ऑफ. इसकी वजह से बहुत स्टैंड ऑफ का मतलब मिलिट्री को वहां पे खड़े होकर के भिड़ना पड़ा. The two countries have held 17 rounds of talks so far to resolve the standoff. जो स्टैंड ऑफ है वो 17 राउंड की बातचीत अभी तक चल चुकी है पर कहीं कुछ पहुंचा नहीं है. The 17th round of India-China Corps commander level meeting was held on December 20, during which the two sides agreed to stay in close contact and maintain dialogue through military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest, according to a joint press release is issued after the talks. So ये कहना चाह रहे हैं कि 17 राउंड की बात अभी तक चल चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में उस स्टैंड ऑफ को लेके, जो 2020 में जो हुआ था सियाचिन पे, और वहां पर उसके पहले भी
गालवान अभी तो तवांग में चल रहा है जो गालवान डिस्प्यूट अगर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे जो हुआ था उसके ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और उसके चलते अभी डायलॉग मेंटेन डायलॉग थ्रू मिलिट्री चैनल की चैनल से और पॉलिटिकल चैनल से उनके बीच में बातचीत चल रही है। बट वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं और स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज चाहते हैं, ऐसा चाइना ने कहा है। ये जो मैप है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ये वो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर अधिकतर डिस्प्यूट की सिचुएशन बनी रहती है एलएसी पे, और जो अभी भी जो चल रहा है वो इस इलाके में अरुणाचल के जो यहाँ पे तवांग पड़ता है, यहाँ के इलाके में जो इशू चल रहा है वहां वहां उसका ये मैप है। और लास्ट टाइम जो 2020 का जो रेफरेंस वो ले रहे हैं वो गालवान में हुआ था, और जो ऊपर इस इलाके में यहाँ पड़ता है, सियाचिन के थोड़े से इस तरफ इलाके में पड़ता है। सो उसकी बात वो कर रहे थे। नाउ अभी जो लेटेस्ट हमारे पास न्यूज आई है वो जो चल रही है, जिस पर डिस्कशन अभी चल रहा है, वो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके, जो जजेस के रिटायरमेंट होते हैं उसको लेकर के है। तो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा रेजिंग जजेस रिटायरमेंट एज में बेनिफिट नॉन परफॉर्मेंस। अगर हम जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाते हैं तो जो नॉन परफॉर्मेंस है उनको फायदा मिल सकता है। सो इट मे हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब कैस्केडिंग का मतलब धीरे धीरे इसका प्रभाव आना, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप, जो आज नहीं तो कल। कैस्केडिंग इफेक्ट विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेकिंग अ सिमिलर डिमांड, डिपार्टमेंट टेल्स हाउस पैनल इट मे डिप्रीव ट्रिब्यूनल्स टू हैविंग रिटायर्ड जजेस एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो इफेक्ट विद द गवर्नमेंट ने बोला इट मे, ऐसा हो सकता है कि इसके इफेक्ट बाद में जो डिसीजन आप लें उसके बाद में उसके इफेक्ट आते रहे, लॉ का वर्ड है। एम्प्लॉयज मेकिंग अ सिमिलर डिमांड, डिपार्टमेंट टेल्स, जो एम्प्लॉयज तरह की सेम तरह की डिमांड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टेल्स हाउस इट मे डिप्रीव ट्राइब्यूनल्स ऑफ हैविंग रिटायर्ड जजेस। डिप्रीव मतलब दूर रखना उन ट्राइब्यूनल्स को, उन ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एक तरीके का ट्राइब्यूनल जिसमें आप बोलते हैं प्राधिकरण, राइट। ट्राइब्यूनल ऑफ हैविंग रिटायर्ड जजेस एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको वो कह रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस को बनाया जाए, इससे उनको डिप्राइव को मतलब दूर रखा जाए इस चीज से। ओके, सो ये जो इशू है काफी टाइम से न्यूज में है, लेकिन इस पर डिस्कशन अभी चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आया है। सो ये सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। और ट्राइब्यूनल को बोलते हैं न्यायाधिकरण, एक होता है अथॉरिटी को कहते हैं प्राधिकरण, और ये जो वर्ड है ट्राइब्यूनल को बोलते हैं न्यायाधिकरण। और इनकी जो नियम कायदे कानून है थोड़े अलग होते हैं कोर्ट से। कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है पनिशमेंट देने की, इनके पास उतनी अथॉरिटीज नहीं होती हैं। Now, increasing the retirement age of Supreme Court and High Court judges could extend the years of service of non-performing judges and might have a cascading effect with the government employees raising a similar demand. The Department of Justice has told a Parliament panel. ठीक है, so ये बात बताएगी Department of Justice, उन्होंने बताया Parliament को। It also said increasing the retirement age of judges would be considered along with the measures to ensure transparency and accountability in the appointment of the higher judiciary. अगर आप अभी देखें तो वैसे भी कॉलेजियम का इशू चल ही रहा है, उसके बाद अगर आप उनकी एज बढ़ाने के ऊपर अगर कोई डिस्कशन होता है तो फिर दोनों चीजें ही कनेक्ट है आपस में, अगर आप देखो अपॉइंटमेंट भी और रिटायरमेंट भी। सो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी दिक्कत आगे हो सकती है, राइट। सो इसलिए इसको अभी इसको डिस्कशन में रखा गया, पर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है। वो ये कह रहे हैं उसकी कोई इसका जो अगर आप करेंगे तो जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको फायदा मिल सकता है। इन जुलाई Union Law Minister Kiren Rijiju had informed Parliament that there was no proposal to increase the retirement age of Supreme Court. उन्होंने कहा जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी इस तरह की रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का ऐसा कोई प्रपोजल हमने नहीं रखा है। The Department of Justice made a representation before the parliamentary panel on personal law and justice that was chaired by BJP MP and former Bihar Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi. The department in the Ministry of Law Minister made a representation that इन्होंने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं रखा है, इन्होंने ये सब चीजें पार्लियामेंट के सामने रखी थी। फिर वो कह रहे हैं the department in the Ministry of Law and Justice made a representation that
comprised detail of judicial processes and reforms including of the possibility of increasing the retirement age of high court and supreme court. ठीक है, मतलब हमने नहीं, इन्होंने इन डिपार्टमेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट आई थी. Enhancing the age of retirement might extend benefits in terms of extended years of service in certain non-deserving cases and lead to non-performing and underperforming judges to continue. The department said in its presentation. It also suggested that raising the retirement age of judges should be considered along with the bringing down pending cases and bringing transparency in the judiciary. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब भाई कॉलेजियम वाली जो बात है वो भी होनी चाहिए अगर आपको ऐसा चाहिए तो, और इसके साथ साथ जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनको भी सॉल्व करना चाहिए. वो कह रहा है कि नॉन डिजर्विंग को इससे फायदा मिलेगा. तो वो कह रहे हैं ये चीज तो वैसे भी हमारे सामने हमने नहीं रखी थी. उन्होंने यहाँ क्लियरली बोला. यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट देयर वाज नो प्रपोजल टू इंक्रीज. ऐसा कोई प्रपोजल था नहीं कि वो उसकी एज बढ़ाई जाए रिटायर्ड जजेस की. नाउ वो यहाँ पे कह रहे हैं it would be inappropriate if the increase in retirement age is considered along with the other measures to ensure transparency, accountability in the appointment to the higher judiciary. Effort to fill up existing vacancies in the district and subordinate judiciary and bringing down areas of cases pending in courts. So ये detail उन्होंने share किया, इसमें कुछ result नहीं बताया. It said increasing the retirement age may deprive tribunals to having retired judges as presiding officers or judicial members. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज में डिप्राइव, अगर हम एज बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जो हमारे जो अथॉरिटीज और प्राधिकरण ट्रिब्यूनल्स होते हैं इसमें रिटायर्ड जजेस की को ही यहाँ पोस्ट किया जाता है. तो अगर उनकी हम एज बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कौन से जजेस को पोस्ट करेंगे, ये वो कह रहे हैं. Enhancement of the retirement age of judges will have a cascading effect as the government employees at central and state level, PSUs, commissions, etc. may raise similar demand. Therefore, this issue needs to be examined in totality, the department added. ठीक है, so सेम चीज उन्होंने रिपीट करी हुई है. While Supreme Court judges retire at the age of 65, हाई कोर्ट के जो जज हैं वो 62 साल में और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं. The 114th Amendment Bill was introduced in 2010 to increase the retirement age of high court judges to 65 years. ऐसा पहले अमेंडमेंट बिल आ चुका है. However, it was not taken up for the consideration in Parliament and lapsed with the dissolution of the 15th लोक सभा. पर उसमें कुछ काम नहीं हो सका, वो लैप्स कर गया. जैसे 15वीं लोकसभा अपनी डिसॉल्व हुई उसके बाद वो लैप्स कर गया, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ. ओके, सो ये जो आर्टिकल था वो जजेस की एज को रिटायरमेंट को लेकर के था. और मेजोरिटी वो ये कह रहे हैं इफ इट मे हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेकिंग अ सिमिलर डिमांड. अगर ऐसा होगा तो और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सेम डिमांड कर सकते हैं. इसका प्रभाव और जगह भी देखा जा सकता है. सो उनकी एज को बढ़ाना नॉन परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने जैसा भी होगा. नाउ अब ओके, now this article is from Economic Times. उसमें चाइना के जो आजकल बहुत न्यूज में है कि कोविड केसेस को लेकर के, उसमें बहुत ही रिलेवेंट फैक्ट इस आर्टिकल में दिया है. 2 million डेली केसेस एक्सपेक्टेड बाय न्यू ईयर्स डे इन प्रोविंस नियर शंघाई. उन्होंने बोला कि 2 मिलियन के आसपास जो केसेस हो सकते हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं बाय न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन तक इन प्रोविंस नियर शंघाई. China's Zhejiang seeing 1 million daily COVID cases. मतलब वहां पे 1 मिलियन डेली कोविड केसेस हो रहे हैं. 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. Despite a record surge in cases nationwide, China has reported no COVID deaths. ये एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि चाइना कह रहा है कि इन्फेक्शन तो है लेकिन डेथ नहीं हो रही है, कोई मर नहीं रहा है. ऑन मेन लैंड फॉर 5 days, 5 दिन से कोई मरा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई उस इन्फेक्शन को लेके. प्रॉम्प्टिंग सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स टू कॉल फॉर मोर एक्यूरेट डेटा. इससे लगता है कि हमें और मोर एक्यूरेट डेटा की जरूरत है. अब इसको आर्टिकल को पढ़ते हैं. चाइना Zhejiang, a big industrial province near Shanghai, is battling around about a million new daily COVID-19 infections, a number expected to double in the day ahead. ठीक है, the provincial government said on Sunday. ऐसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वहां की है उसने कहा. डिस्पाइट अ रिकॉर्ड सर्ज ऑफ केसेस नेशनवाइड, चाइना रिपोर्टेड नो कोविड डेथ्स ऑन द मेनलैंड फॉर द 5 days थ्रू सैटरडे. द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेड ऑन संडे. उनका किसी की मृत्यु नहीं हुई, इन्फेक्शन तो है. सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स हैव कॉल्ड फॉर मोर एक्यूरेट डेटा एज
as infection surged after Beijing made sweeping changes to a zero COVID policy that had put hundreds of millions of citizens under relentless lockdowns and bettered the world's second largest economy. So उन्होंने बोला कि जो जीरो कोविड पॉलिसी को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने कुछ चीजों में चेंजेस कर दिए हैं, स्वीपिंग चेंजेस कुछ पॉलिसी में चेंज किया है. क्या चेंज किया है? The infection peak is estimated to arrive earlier in Xinjiang and to enter a period of elevated level around New Year Day. ठीक है, वो बढ़ने वाले नंबर हमने ऊपर पढ़ लिया. अब वो कह रहे हैं कि Xinjiang with the population of 65.4 million said among 13,583 infections being treated in the province hospitals. One patient had severe symptoms caused by COVID, while 244 co-infections of severe and critical conditions were caused by underlying diseases. वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतने 242 जो है वो इन्फेक्शन उनको दूसरी चीज से है, कुछ लोग इन्फेक्शन कोविड से है. चाइना नैरोड इट्स डेफिनेशन, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को बदल दिया है अपने हिसाब से. चाइना तो फेमस है अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करने के लिए. चाइना नैरोड एज इट्स डेफिनेशन for reporting COVID deaths counting only those for COVID caused pneumonia or रेस्पिरेटरी फेलियर. ये है इसका पंच. वो क्या चेंजेस किए उन्होंने? चाइना नैरोड, मतलब छोटा कर दिया, नैरो कर दिया इस डेफिनेशन फॉर रिपोर्टिंग कोविड डेथ्स काउंटिंग ओनली दोज फॉर कोविड कॉजेस, जिनको सिर्फ कोविड कॉज मान रहे हैं, जो निमोनिया से और जिनको रेस्पिरेटरी मतलब सांस से जुड़ी हुई दिक्कतें हो रही हैं, फेलियर हो रहे हैं. रेजिंग आईब्रोज अमंग द वर्ल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स. ये जो रेजिंग आईब्रोज मतलब अब लोगों को ये हिट कर रहा है कि आखिरी चाइना क्या छुपा रहा है, क्या दिखा रहा है. The World Health Organization has received no data from China on new COVID hospitalization since Beijing eased its restriction. उन्होंने कहा कि नहीं, बस यही जो 2 सिम्टम है इससे होने वाले लोग ही कोविड के से इन्फेक्शन है, बाकी जो चीजें हैं that is quite normal. The organization says the data gap between might be due to the authorities struggling to tally cases in the world's most populous country. Now, most dangerous weeks. China is entering the most dangerous week of the pandemic, said a research note from the Capital Economics. The authorities are making almost no efforts now to slow the spread of infections, and with the migration ahead of Lunar New Year getting started, any parts of the country not currently in a major COVID wave will be soon. वैसे मैंने पहले आर्टिकल में बोला था कि वहां पे जब लूनर कैलेंडर फॉलो होता है चाइना में, और जब वहां पे जनवरी एंड ऑफ जनवरी और फरवरी के बीच में लोग वहां ट्रैवल करते हैं, तो मेन टाइम आने वाला है चाइना का जहां पे वो स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, और उसके बाद ही पता चलेगा. जबकि उसने अपनी जो डेफिनेशन को मॉडिफाई शायद इसीलिए किया है कि वो सिर्फ रेस्पिरेटरी इशू वालों को और निमोनिया वालों को ही कोविड केस के लिए कंसिडर कर रहे हैं. नाउ लिमिट इस बॉक्स में पढ़ते हैं क्या लिखा. लिमिटिंग ऑफिशियल काउंट. चाइना चेंज्ड डेफिनेशन ऑफ डेथ काउंटिंग ओनली दोज फ्रॉम कोविड कॉज निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि उसने मॉडिफिकेशन क्या किया. सो हमने मेजोरिटी में 5 आर्टिकल्स को हमने अभी तक कवर किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं. एक तो चाइना का ये वाला आर्टिकल, फिर हमने देखा कि नेपाल में जो चेंजेस हुए हैं, मिस्टर दहल वहां के पीएम बने हैं, इसको हमने देखा. उसके बाद चाइना अग्री हो चुका है हमसे बातचीत करने के लिए, जबकि ऑलरेडी जो 2020 का जो गालवान इशू अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, और ये मैंने आपको मैप दिखाया जहाँ इशू क्रिएट होते रहते हैं. और एक हमने न्यूज समझी कि जो जजेस की रिटायरमेंट एज को लेकर के जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, डिस्कशन चल रहा है उसको अभी फिक्स करने के लिए. ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे, और इस तरह डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आऊंगी आपके पास हर दिन. और इसके साथ साथ जो मेरे और भी कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि अब मैम एडिटोरियल बनाया करिए हिंदू के, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, जल्दी आपके सामने आऊंगी एडिटोरियल्स को लेकर के. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए आर्टिकल्स हेल्पफुल है, और प्लीज कॉमेंट मी बैक एज वेल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.